सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए भारतीय संविधान के रचयिता, हम सबके मुक्तिदाता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए और आज हम छत्रपति साहू जी महाराज जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर यहाँ पर एक विचार गोष्ठी में इकट्ठे हुए हैं। छत्रपति साहू जी महाराज जी की जन्मदिन की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और यहाँ पर सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं तो आज वैसे सुनने के लिए आया था, इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि कई दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मुझे पता लगा कि मेरे सतीश बौद्ध जी बड़ी लगन से दोबारा एक बार फिर आए हैं मैदान में, बड़ी खुशी हो रही है और इस तरीके की विचार गोष्ठी होती रहनी चाहिए। मैं अब आरक्षण के ऊपर आता हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण की व्यवस्था करी, उसी आरक्षण की वजह से बाबा साहब विदेश में पढ़ने गए और बाबा साहब ने इस आरक्षण के महत्व को समझा और जब उनको मौका लगा, उनको मौका मिला, बाबा साहब ने संविधान में इसकी व्यवस्था कर दी। बाबा साहब ने आरक्षण किसको दिया? क्या आरक्षण की जरूरत थी? आज एक सवाल उठता है समाज के अंदर कि आरक्षण जो लोग ले रहे वो दूसरे लोगों का हक छीन रहे। कई बार आपको समाज में सुनने को मिलता है कि यार आप लोग तो, मेरे एक दोस्त हैं, एक बनिए हैं, वो क्योंकि हम एक साथ बैठते हैं तो वो कई बार कहते हैं यार नहीं वकील साहब, आपकी वजह से हमारे बच्चों का नौकरी नहीं लग पा रही, आप 40% पे लग जाते हो और हमारे 70% वालों के नहीं लगते। ऐसा शायद आप लोग सब सुनते ही होंगे। ये बहुत ही चर्चा का विषय बनता है सभी लोगों के बीच में। तो ये आरक्षण जो दिया गया था वो क्यों दिया गया है संविधान के अंदर, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, आरक्षण तो अगर हम जाएं 3000 साल पहले जाएं तो क्या व्यवस्था थी? हमको SC, ST, OBC, महिला, माइनॉरिटी, क्या राइट्स थे? किसी को कोई राइट नहीं थे, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब मौका लगा बाबा साहब का तो उन्होंने सबको समान कर दिया और उन्होंने संविधान के अंदर आर्टिकल 14, 15, 16 में सबको एक आरक्षण दिया। आरक्षण इसलिए नहीं दिया कि भी आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। आज एक बहुत ही बड़ा प्रश्न क्रिएट होता है कि आरक्षण जातिवाद के रूप में क्यों दिया जाता है, जाति के आधार पर क्यों दिया जाता है? और हमारी सरकार ने एक 10% आरक्षण एक आर्थिक आधार पर भी दे दिया। देखिए, आरक्षण की व्यवस्था क्यों करनी पड़ी, क्यों जरूरत है? बिकॉज आज आप मंदिरों में जाने से किसको रोका जाता है? एक जाति के आधार पर रोका जाता है। घोड़ी पर चढ़ने से किसको रोका जाता है? जाति के आधार पर रोका जाता है। किसी को मूंछ रखने से रोका जाता है, वो जाति के आधार पर रोका जाता है। घड़े से पानी पीने पे किसी को मार दिया जाता है, वो जाति के आधार पर रोका जाता है। और लोग बात कहते थे जाति के आधार पर आरक्षण मत दो। क्यों भाई, क्यों नहीं था जाति के आधार पे? आर्थिक आधार पे क्या किसी को मंदिर में जाने से रोका गया? तो तू गरीब है मंदिर में मत जावे, तू गरीब है घोड़ी पे मत चढ़े। ये तो अभी 4-5 साल पुरानी बात है। ग्रेटर नोएडा के अंदर बारात चढ़ रही थी, शायद यहां कोई बैठे हों, अभी आए नहीं है। अभी 4 साल पहली बात है, ग्रेटर नोएडा में बारात चढ़ रही थी अपने समाज की और वहां के ठाकुरों ने उनके डीजे रुकवा दिए, यहां तक कि दूल्हे में थप्पड़ मार दिया। लेकिन वहां के लोग कुछ क्रांतिकारी थे, उनको पता थी कि बंदा रोकेगा, वो घर गए, तमंचा लाया और उस ठाकुर में गोली मार दी। बस गलती इतनी हो गई कि उन्होंने प्लानिंग नहीं करी, उस वजह से एक नुकसान हो गया। जो मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि अगर हमें कुछ करना है तो बहुत प्लानिंग से करें। अदरवाइज वहां के 32 लोगों के ऊपर FIR हुई और जिसकी शादी थी, जिस दूल्हे की शादी थी, वो दूल्हा भी आज भी 3.5 साल से जेल के अंदर है, उसका परिवार जेल में है। लेकिन एक सुधार हो गया उस गांव के अंदर कि अब कोई बारात चढ़ने से रोकता नहीं है।
अब कोई नहीं रोकता है, उस गांव के अंदर का आसपास भी कोई नहीं रोकता। तो देखिए, आरक्षण जाति के आधार पर ही मिलता है जो संविधान के अंदर है, ये तो 10%। और फिर आरक्षण की व्यवस्था ये देखिए, आज सरकारी नौकरी कितनी है हमारे पास? मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर इनमें तो है ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ सरकारी नौकरी 2% बच रही है। उन 2% को लेने के लिए हमारे 80% लोग उन 2% नौकरी लेने के लिए हमको परेशान कर रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि तुम जी आरक्षण ले रहे हो। और वो 50%, 10% लोग जो ब्राह्मण जाति के हैं, वो 50% का हक छीन रहे हैं हमारा। आरक्षण की व्यवस्था जो करी बाबा साहब ने बहुत अच्छी करी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा साथियों की, अगर हमको गरीबी दूर करनी है, अगर हमको सम्मान से जीना है, हमारे साथ कोई एट्रोसिटी ना हो, उसके लिए तो हमको पढ़ना होगा, हम अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, तब ये चीजें होती हैं। यहां जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं शायद आप लोगों के साथ कोई एट्रोसिटी ना हुई होगी, ना होगी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आप सब लोग संपन्न हैं, आप सारे लोग संपन्न लोग हैं। आपके ऊपर कोई उंगली उठाकर देखे कोई? बस हमको करना क्या है, इस विचार गोष्ठी का जो एक मेन मकसद है वो ये है कि जो आरक्षण है आज के मूल समय में, मूल अस्तित्व में क्या है, और जितने भी बुद्धिजीवी यहां बोर्ड लगे, जब सभी लोग बैठे, समाज में एक मैसेज जाना चाहिए। यहां पे जो एक लोग बैठा ना, कम से कम 100, 200, 500 लोगों के बराबर है। अगर मैं चाहूं कि एक व्यक्ति अगर बुलाना, एक कॉल पे 100 लोग आ जाएंगे, लेकिन ये बातें धरातल पे भी होनी चाहिए, ये चीजें धरातल पे हो, छोटी छोटी कॉलोनियों में हो, ऐसी मीटिंग, ऐसी विचारधारा छोटी छोटी गलियों में होनी चाहिए। मैं आज के ऑर्गेनाइजर से, सतीश बोस जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी मीटिंगें आप गलियों में जाओ, छोटी छोटी कॉलोनियों में जाओ, उन लोगों को इस बात को मैसेज दो, उनको बताओ कि साहू जी महाराज कौन है। साहू जी महाराज को हम पोस्टर तो लगा देते, लेकिन शायद उनके बारे में नहीं जानते। आज ये साहू जी महाराज की मैं पहली बार उनकी एक जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पेश हुआ हूं, आज आया हूं, लेकिन कभी नहीं करते। ये चीजें होनी चाहिए समाज में, छोटी छोटी गलियों में, छोटे छोटे मोहल्लों में, ये बातें वहां पहुंचनी चाहिए। और एक बात, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, एक एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप को थोड़ा सा हमें एक यंग जनरेशन पर जाना चाहिए। हमें यंग जनरेशन इस वाले ग्रुप से कैसे जुड़े, यंग जनरेशन भी यहां बैठी होनी चाहिए, वो कैसे बैठे, इस बात पर विचार जरूर होना चाहिए। जब तक यंग, क्योंकि जहां तक वोट की बात है, जहां तक सरकार बनाने की बात है, वहां एक रात में, एक दिन में अगर कोई चेंज होता है तो यूथ करती है। जब तक हम यूथ में नहीं काम करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। एक बात और कि जहां तक बात है कि हम भारत के लोग, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान के प्रेम्बल में लिखा हुआ है, बिल्कुल हमें मानना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम भारत हैं, हम भारत के लोग हैं, लेकिन हम कैसे छुपा लें कि हम भी जाटव समाज से हैं, चमार समाज से हैं, क्योंकि जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमें एडमिशन में लिखना पड़ता है। मैं प्राइवेट कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरी बेटी IME कॉलेज में जा रही है, कोई रिजर्वेशन नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, लेकिन सबसे पहले पूछते हैं कि आप बताओ आपकी कास्ट क्या है। ठाकुर द्वारा में मेरी बेटी पढ़ी, उन्होंने कहा कि पहले कास्ट बताओ। जब हम फॉर्म भरते हैं एडमिशन के लिए तो हमसे कास्ट पूछी जाती है, विदाउट कास्ट का फॉर्म भरे हमारा एडमिशन नहीं होगा। कैसे छुपाएंगे हम, ये बताइए, कहां जाएं हम? या तो ये सरकार, ये एक एजुकेशन होना चाहिए कि ये चीजें खत्म ही हो जानी चाहिए। हम भारत के लोग, बहुत अच्छी बात है, हमें यही करना चाहिए कि हम भारत के लोग हैं, सारे लोग भारत के हैं, हर व्यक्ति, ना कोई जाति है, ना कोई चमार है, ना कोई शूद्र है, और ना इसके अंदर ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन इस व्यवस्था को चेंज कैसे करेंगे सर, ये बताओ मेरे को, कि मैं अपने को, जहां भी तुम जाते हो सबसे पहले 10 लोग खड़े होते हैं, कोई हमसे बात कर रहे हैं, अनजान व्यक्ति हैं, कोई हमसे पूछ ले भाई कौन सी जाति से हो, पूछते। हम कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब हमसे कोई जाति पूछता है 10 लोगों के बीच में, 10 नंबर तुम्हारे कम हो जाते हैं।
इसलिए अपने को इतना सक्षम करो कि कोई जाति पूछे ना पूछे, खुद अपने आप पता होनी चाहिए। मेरे घर के अंदर डॉक्टर अंबेडकर साहब की तस्वीर होनी चाहिए, मेरे ऑफिस में डॉक्टर अंबेडकर साहब की तस्वीर होनी चाहिए। हम कितना ही छिपा लें, सबको पता होती है। मेरे ऑफिस के अंदर, मेरी कोर्ट के अंदर हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। और बड़े बड़े ऑफिस में बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ बहुत ज्यादा एट्रोसिटी होती है। मेरे एक दोस्त हैं, उनका बेटा MBBS कर रहा है, कह रहा अंकल इतनी ज्यादा होती है कि सबको पता होती है, जब फॉर्म भरा होता है, लिस्ट आती है, सब में